इसमें जो दो प्लेटें हैं इनको हम किसी बाह्य माध्यम के द्वारा एक प्लेट को धनावेश देते हैं और जब हम इसको धनावेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा इसके दूसरे प्लेट पर अपने आप स्वतः जो है उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती हैं जिनमें बराबर और विपरीत आवेश यहाँ पर होता है। तो जैसे इस पर अगर हम Q आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो ये इतना ही आवेश माइनस Q इस पर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की जो युक्ति है इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि संधारित्र आवेशों को एकत्रित करने की एक युक्ति होती है। तो इसमें इस प्रकार का समायोजन आपका समांतर प्लेट है। इसके अलावा गोलीय संधारित्र भी होते हैं, इसके अलावा बेलनी संधारित्र भी होते हैं। तो अलग अलग आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार के संधारित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन बातों पर निर्भर करती है और उसके लिए जो व्यंजक है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर कार्य करता है और दो ये धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी और इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। दोनों की वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही दिशा में होंगी। तो यहाँ पर अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, अगर हम उसको परिणामी देखें तो वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब स्टार्टिंग शुरू में हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर हवा भरी हुई है, वायु है, निर्वात है, इसमें कोई माध्यम नहीं भरा गया है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब माना इसके बीच जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो d है और ये जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो a है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सिग्मा जो है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है और ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अर्थात Q जो है यहाँ पर दिया गया जो टोटल आवेश है वो यहाँ पर Q है। तो अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू रख सिग्मा की वैल्यू रख दें तो E इज इक्वल टू Q अपॉन A, जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो Q अपॉन A होगी। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A और E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है V अपॉन D, जिसे हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। तो इसका हम कक्षा गुणा करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू इसकी पुट कर दें तो हमारे पास जो E इज इक्वल टू V की वैल्यू हो जाएगी, V इज इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास पता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A और इसको हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से V की वैल्यू हमारे पास QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A आ जाएगी। तो ये V की वैल्यू है। अब संधारित्र की जो हमारे पास परिभाषा है तो धारिता, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास C अपॉन V होता है, CV होता है, इसको C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C के जो फॉर्मूला है दैट इज आवेश बटे विभवांतर। तो इसमें हम अगर V की वैल्यू रख दें तो यहाँ पर यह आ जाएगा Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो इस प्रकार से आप देखेंगे Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। यदि हम इस समांतर प्लेट संधारित्र में बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युत नियतांक K है तो आप देखेंगे इसी में एप्सिलॉन 0 A की जगह हम यहाँ पर K भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 के साथ एक K नया टर्म्स आ जाएगा। इस तरीके से आप C का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की संधारित्र की धारिता जो समांतर प्लेट संधारित्र है K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये इस प्रकार से याद है। तो जैसे यहाँ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि जो C है वो हमारी तीन बातों पर किसी भी संधारित्र की जो धारिता है, चाहे वो गोली हो, चाहे वो आपका समांतर हो, चाहे बेलनी हो, वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। नंबर एक कि इसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा गया है, अर्थात परावैद्युत माध्यम के ऊपर। तो माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी, अर्थात C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K।
दूसरा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात किसी भी संधारित्र की जो धारिता है वह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। इसी प्रकार से C अनुक्रमानुपाती 1/D, अर्थात जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जितना हम प्लेटों को नजदीक लाएंगे उसकी धारिता उतनी बढ़ेगी, अर्थात हम प्लेटों को जितना नजदीक लाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश एकत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारी धारिता है वह 3 बातों पर निर्भर करती है। के बीच में ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में हम आंशिक रूप से इसको किसी परावैद्युत माध्यम के द्वारा भर देते हैं। जब हम आंशिक रूप से किसी परावैद्युत माध्यम के द्वारा इसको भर रहे हैं, माना इसकी दूरी d है और जो परावैद्युत माध्यम हम भर रहे हैं उसकी जो चौड़ाई है वो t है और उसका परावैद्युत नियतांक k है, तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता बढ़ेगी या घटेगी? तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर किसी भी संधारित्र में यदि हम कोई माध्यम भर देते हैं उसके अंदर तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो यदि हमने आंशिक रूप से इसको भर दिया है तो इसकी जो धारिता है वह थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर पूरे में भर देते तो वो k गुना बढ़ जाती, जो फॉर्मूला है उसमें k आ जाता, k टाइम्स बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर हमने आंशिक रूप से बढ़ाया है तो इसमें कुछ मात्रा में उसकी धारिता बढ़ जाएगी। वो नया जो व्यंजक है वो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो आप लोग देखेंगे इसमें सीधे से हम व्यंजक की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी धारिता है अगर हम इसमें पूरे में हवा होती तो C = ε0A, ये टर्म्स हमारा ऊपर आता है और नीचे D आता है। अब D जो है ये दो भाग में टूट गया है, एक तो वायु का इसका हिस्सा है D - T हवा का हिस्सा है जो कि जिसमें वायु भरी है, और जो T भाग है उसमें हमने परावैद्युत भरा है। तो हमारा जो D है वो दो टर्म्स में टूट गया, D - T एंड T। अगर D - T के कारण परावैद्युता है नहीं तो इसमें कोई इसके कारण ये इतना ही रहेगा, लेकिन जब ये T आएगा तो इसके साथ क्या होगा? अपॉन K आएगा, क्योंकि जब ये K अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो K ऊपर आ जाता है, K ε0A। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि T/K है। तो इस प्रकार से एक नया व्यंजक हमारे पास आ जाता है, C = ε0A D - T + T/K। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम इसमें संधारित्र में अलग अलग छोटे छोटे इसको पूरा भर दिया जाए और अलग अलग माध्यम भर दिए जाए, जैसे इसमें T1 है, इसको T2 है, इसको T3 है, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे हम इसमें अलग अलग माध्यम जिनकी धारिता जिनका जो परावैद्युतांक है K1 K2 K3 K4, इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम इस समांतर प्लेट संधारित्र को अलग अलग माध्यमों से भर दे रहे हैं जिसकी चौड़ाई T1 T2 T3 है। ऐसे स्लेटों को हम उसके अंदर डाल दे रहे हैं तो उसकी जो धारिता है उस पर जो व्यंजक है वो किस प्रकार से आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए C = ε0A, ये टर्म्स हमारा ऊपर आएगा। अब ये पूरा हवा का हिस्सा, वायु वाला जो हिस्सा जो D - T था ये है नहीं उसमें, तो ये टर्म्स नहीं आएगा। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो T वाले टर्म्स हैं, अर्थात जो उसकी चौड़ाई है वो वाले टर्म्स हैं। तो जो पहला T1 है, T2 T3 एंड सो जितने भी आप चाहें उतने टुकड़े इसमें डाल सकते हैं, अपॉन K1 इसके अपॉन K2 अपॉन K3, इस प्रकार से आप जितने भी चाहें ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से बन सकता है। तो यदि हम की जो धारिता है उसकी बढ़ जाएगी, वो धारिता कितनी बढ़ेगी इस व्यंजक को हल करने के बाद आप उसकी बढ़ी हुई धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है।